नमस्कार। आज हम कानून की दुनिया के कुछ चुने हुए शब्दों पर गौर करने वाले हैं। हमारे पास कानूनी परिभाषाओं की शब्दावली के कुछ अंश हैं जो मतलब आम बोलचाल के शब्दों को कानूनी नजरिए से देखते हैं। आज का मकसद है इन शब्दों को और इनके जो सटीक कानूनी मतलब हैं उनको समझना। ये शब्द एक तरह से कानून की भाषा की नींव हैं और इनका सही अर्थ जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इनको थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसे शब्द से जो सुनने में शायद सीधा लगे, सद्भावपूर्वक यानी गुड फेथ। यहां लिखा है कि कोई भी बात सद्भावपूर्वक की हुई या विश्वास की हुई नहीं मानी जाएगी अगर वो बिना पूरी सतर्कता और ध्यान के की गई हो। तो ये सिर्फ अच्छी नियत की बात नहीं हुई फिर। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अक्सर हम सोचते हैं कि भाई इरादा नेक था तो काम सद्भावपूर्वक हो गया, लेकिन कानून खासकर इस परिभाषा के हिसाब से सिर्फ नेक इरादे को काफी नहीं मानता। इसमें सम्यक सतर्कता और ध्यान मतलब ड्यू केयर एंड अटेंशन का होना भी जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी देखा जाएगा कि क्या उस व्यक्ति ने उस सिचुएशन में जरूरी सावधानी बरती जो एक आम समझदार इंसान बरतता। अच्छा, तो ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड हुआ। मतलब व्यक्ति के मन में क्या था सिर्फ वो नहीं, बल्कि उसने असल में कितनी केयरफुलनेस दिखाई ये देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। सोचिए कोई व्यक्ति है जिसके पास कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन नहीं है और वो किसी का इलाज करने लगे, भले ही उसकी नीयत एकदम नेक हो, मरीज की मदद करने की हो, पर अगर मरीज को कुछ हो जाता है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो सद्भावपूर्वक किया था। कानून कहेगा भाई आपने जरूरी सतर्कता और ध्यान नहीं दिखाया जो इस काम के लिए चाहिए था। तो लापरवाही से किया गया काम, चाहे इरादा कितना भी अच्छा हो, वो कानूनी तौर पर सद्भावपूर्वक नहीं माना जा सकता। हाँ, ये बात तो है। ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में लागू हो सकता है। हाँ, बिल्कुल, दोनों तरह के मामलों में ये प्रासंगिक हो सकता है। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है कि कानून नियत के साथ साथ काम की क्वालिटी पर भी फोकस करता है। चलिए अब एक दूसरी परिभाषा देखते हैं जो थोड़ी सीधी लगती है। सरकार, गवर्नमेंट। परिभाषा कहती है इसका मतलब है केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार। सिंपल। हाँ, परिभाषा तो सीधी है, पर इसका इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी किसी लॉ में, रूल में या लीगल डॉक्यूमेंट में सरकार शब्द आता है तो ये क्लियर कर देता है कि बात सेंटर की हो रही है या किसी स्टेट की। इससे जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। अच्छा। जैसे अगर किसी कानून में लिखा है कि सरकार नियम बना सकती है, तो ये परिभाषा बताएगी कि ये पावर सेंटर के पास है या स्टेट के पास या दोनों के पास अपने अपने दायरे में। हाँ, ये क्लैरिटी के लिए तो जरूरी है। अब एक ऐसी परिभाषा पर आते हैं जिसका दायरा काफी बड़ा लगता है। संश्रय देना मतलब हार्बर। इसके मुताबिक इसमें किसी को पनाह देना, खाना पानी, पैसा, कपड़े, हथियार, गोला बारूद या आने जाने का साधन देना शामिल है। और आगे लिखा है कि किसी व्यक्ति को पकड़े जाने से बचाने के लिए किसी भी प्रकार की सहायता देना, चाहे वो ऊपर बताई चीजों में से हो या नहीं। ये किसी भी प्रकार की सहायता तो बहुत ही वाइड है। हाँ, निश्चित रूप से। इस परिभाषा का जो विस्तार है ना, वही इसकी सबसे खास बात है। ये सिर्फ बेसिक जरूरतें जैसे खाना या छत देना यहीं तक नहीं रुकती। ये जो फ्रेज है किसी भी प्रकार की सहायता, ये इसे ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्कोप देता है। मतलब अगर कोई किसी अपराधी को जिसे पुलिस ढूंढ रही है, मान लीजिए भेष बदलने में मदद करे, या उसे भागने के लिए झूठी इन्फॉर्मेशन दे, या उसे छिपाने के लिए कोई भी तरीका अपनाए, वो सब संश्रय देना माना जा सकता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई अनजाने में भी ये कर सकता है? मतलब अगर किसी को पता ही ना हो कि वो जिसकी हेल्प कर रहा है वो कानून से भाग रहा है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, आमतौर पर क्रिमिनल लॉ में मेंस रिया यानी गिल्टी माइंड, अपराध करने के इरादे का होना जरूरी होता है। तो संश्रय देने के अपराध के लिए भी जनरली ये साबित करना होगा कि मदद करने वाले को पता था कि वो व्यक्ति अपराधी है या कानून से भाग रहा है और वो जानबूझकर उसे बचाने में मदद कर रहा था। अच्छा। लेकिन हाँ, परिभाषा का जो शाब्दिक दायरा है वो बहुत व्यापक रखा गया है, शायद इसलिए ताकि कानून तोड़ने वालों की मदद करने के हर पॉसिबल तरीके को इसके अंडर लाया जा सके। ये दिखाता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपराधियों को पकड़ने में रुकावट डालने को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। समझ गया। मतलब इंटेंशन भी मैटर करता है, लेकिन परिभाषा बहुत ब्रॉड रखी है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण शब्द है क्षति, इंजुरी। परिभाषा कहती है किसी व्यक्ति को शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति में अवैध रूप से पहुंचाई गई कोई भी हानि। हाँ,
ये परिभाषा भी लीगल एक्शन के लिए बहुत फंडामेंटल है। आप ध्यान दीजिए कि क्षति सिर्फ फिजिकल चोट मतलब बॉडी तक ही सीमित नहीं है। इसमें मेंटल एंग्विश या स्ट्रेस, माइंड, किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना, रेपुटेशन, और किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज करना, प्रॉपर्टी, ये सब शामिल है। जैसे मानहानि, वो ख्याति की क्षति हुई। बिल्कुल, मानहानि यानी डेफेमेशन ख्याति की क्षति का क्लासिक उदाहरण है। या मान लीजिए किसी एक्सीडेंट के बाद जो मेंटल ट्रॉमा होता है वो मन की क्षति में आ सकता है। और इसमें ये अवैध रूप से इलीगली कॉज्ड शब्द भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो नुकसान हुआ है वो कानून की नज़र में गलत तरीके से हुआ हो। हर तरह का नुकसान कानूनी क्षति नहीं होता। जैसे अगर कोई कॉम्पिटिटर अपना बिजनेस कानूनी तरीके से कर रहा है और उसकी वजह से आपको बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो वो शायद अवैध क्षति न हो। लेकिन अगर कोई गैर कानूनी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले या उसे तोड़ दे तो वो अवैध रूप से कारित क्षति होगी। ये शब्द ये पक्का करता है कि सिर्फ वही नुकसान लीगल एक्शन का बेस बने जो लॉ के वायलेशन में किए गए हों। देना और क्षति देखी जो गलत कामों से जुड़ी है। अब दो और परिभाषाएं देखते हैं जो इसी लाइन में है। अवैध, इलीगल, और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, लीगली बाउंड टू डू। यहां लिखा है अवैध शब्द हर उस बात पर लागू होता है जो या तो अपराध हो या कानून द्वारा मना हो या फिर सिविल एक्शन का आधार बनती हो। और कोई व्यक्ति करने के लिए वैध रूप से आबद्ध तब होता है जब उसका न करना मतलब ओमिशन उसके लिए अवैध हो। ये थोड़ा घुमावदार लगता है। हाँ, इन्हें एक साथ देखेंगे तो आसानी होगी। अवैध की परिभाषा बेसिकली 3 सिचुएशंस को कवर करती है। पहला, अपराध, ऑफेंस, जो काम आईपीसी या दूसरे कानूनों में पनिशेबल हैं, चोरी, हमला वगैरह। दूसरा, विधि द्वारा निषिद्ध, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जो काम शायद क्रिमिनल ऑफेंस ना हो पर कानून उन्हें करने से मना करता है, जैसे कहीं प्लास्टिक बैन है तो उसका इस्तेमाल। और तीसरा, सिविल कार्यवाही का आधार, ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, वो काम जो किसी को दूसरे पर हर्जाने वगैरह के लिए केस करने का राइट देते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। अच्छा, अब करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, ये इसी का फ्लिप साइड है। अगर कानून कहता है कि आपको कोई काम करना ही है और आप वो नहीं करते यानी चूक जाते हैं, ओमिशन, और वो न करना ऊपर बताई 3 कैटेगरी में से किसी में अवैध है तो आप वो काम करने के लिए लीगली बाउंड हैं। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? हाँ जरूर। जैसे मान लीजिए कानूनन हर नागरिक को टैक्स देना है। टैक्स न देना ये एक ओमिशन है, कानून द्वारा मना है और इसके लिए सजा या जुर्माना हो सकता है, मतलब ये अवैध है, इसलिए आप टैक्स देने के लिए वैध रूप से आबद्ध हैं। या फिर अगर कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पर है और कोई अपराध होते हुए देखता है तो कानूनन उसे रोकना या कार्रवाई करना उसकी ड्यूटी है। अगर वो ऐसा नहीं करता, ओमिशन, तो ये अवैध हो सकता है क्योंकि वो एक्शन लेने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ गलत काम करने से नहीं रोकता बल्कि जो जरूरी काम है उन्हें न करने पर भी जिम्मेदारी तय करता है। ये एक्शन और ओमिशन मतलब क्रिया और निष्क्रियता के बीच का फर्क और कनेक्शन क्लियर करता है। बहुत बढ़िया। अब एक और महत्वपूर्ण पद की परिभाषा पर आते हैं, न्यायाधीश, जज। परिभाषा थोड़ी लंबी है। ये कहती है कि इसका मतलब सिर्फ वो नहीं जिसका डेजिग्नेशन जज हो, बल्कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे कानून ने किसी लीगल प्रोसीडिंग में, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल, फाइनल डिसीजन देने का अधिकार दिया हो। ये डिसीजन ऐसा हो सकता है जो अपील ना होने पर फाइनल हो जाए या किसी और अथॉरिटी से कंफर्म होने पर फाइनल हो। इसमें किसी बॉडी ऑफ पर्संस का मेंबर भी शामिल है जिसे कानून ने ऐसा डिसीजन देने का अधिकार दिया हो। हाँ, इस परिभाषा का जो कोर है वो ये है कि न्यायाधीश कौन है ये सिर्फ पोस्ट के नाम से तय नहीं होता, बल्कि कानून ने जो पावर दी है उससे तय होता है। जाहिर है जो लोग ऑफिशियली जज अपॉइंटेड हैं वो तो हैं ही इसमें, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कानून द्वारा निर्णय देने के लिए सशक्त होना, empowered by law to give a definitive judgment, यही असली क्राइटेरिया है। इसमें एक उदाहरण भी दिया है कि एक मजिस्ट्रेट जो किसी जांच पर सुनवाई कर रहा है और उसे फाइन या जेल की सजा देने की पावर है, चाहे अपील हो या ना हो,
वो भी एक न्यायाधीश है। हाँ, ये उदाहरण एकदम सही है। मजिस्ट्रेट का टाइटल जज नहीं होता, लेकिन क्योंकि लॉ ने उन्हें कुछ केसेस में सजा सुनाने की पावर दी है, एक ऐसा जजमेंट जो अपील ना होने पर या कंफर्म होने पर फाइनल हो सकता है, इसलिए वो इस परिभाषा के तहत न्यायाधीश माने जाते हैं। इसी तरह कुछ ट्रिब्यूनल्स या कमीशंस के सदस्य भी हो सकते हैं जिन्हें कानून फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार देता है। वो भी न्यायाधीश की तरह काम करते हैं और इस परिभाषा में आ सकते हैं। तो बेसिक बात है डिसीजन मेकिंग की लीगल पावर और अथॉरिटी ही यहाँ मेन है। चलिए अब कुछ और सीधी लगने वाली परिभाषाओं को जल्दी से देख लेते हैं। जैसे जीवन, लाइफ, लिखा है जब तक कॉन्टेक्स्ट से कुछ और मतलब ना निकले, इसका अर्थ है मानव का जीवन। ये परिभाषा इसलिए जरूरी है ताकि जब भी लॉ में जीवन का जिक्र आए, जैसे राइट टू लाइफ, तो ये साफ हो कि बात इंसान के जीवन की हो रही है। अगर किसी कानून को जानवरों या पर्यावरण के जीवन पर लागू होना है तो उसे आमतौर पर और स्पेसिफिकली लिखा जाता है। ये बस एक बेसिक क्लैरिटी देती है। ठीक है, अगली है स्थानीय विधि, लोकल लॉ। ये ऐसी विधि है जो भारत के किसी स्पेसिफिक हिस्से पर ही लागू होती है। ये इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को दिखाता है। हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाती है जो पूरे देश पर लागू हो सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स भी कानून बनाती हैं जो सिर्फ उनकी स्टेट बाउंड्रीज में लागू होते हैं। ऐसे कानून जो सिर्फ किसी खास एरिया या स्टेट में लागू होते हैं उन्हें स्थानीय विधि कहते हैं। ये जानना जरूरी है कि कौन सा लॉ कहाँ अप्लाई होता है। फिर है पुरुष, मैन। परिभाषा कहती है किसी भी आयु का मानव नर। हाँ, इसमें दो बातें हैं, किसी भी आयु का और मानव नर। किसी भी आयु का मतलब है कि लॉ में जहां पुरुष शब्द आएगा वो बच्चे, जवान, बूढ़े सब पर लागू होगा जब तक कि एज स्पेसिफाई ना की गई हो। और मानव नर जेंडर क्लियर करता है। ये सब परिभाषाएं लीगल लैंग्वेज को प्रिसाइज बनाने के लिए हैं। और आखिर में टाइम से जुड़ी दो परिभाषाएं, मंथ, मास, और वर्ष, ईयर। यहां लिखा है कि जहां भी ये शब्द यूज हों उनका मतलब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से लगाया जाएगा। ये सुनने में बहुत नॉर्मल लग सकता है, लेकिन लीगल वर्ल्ड में टाइम लिमिट्स, कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन, सजा की अवधि, ये सब बहुत क्रिटिकल होते हैं। इंडिया में कई तरह के कैलेंडर चलते हैं, लेकिन लीगल यूनिफॉर्मिटी के लिए जरूरी है कि एक स्टैंडर्ड कैलेंडर फॉलो हो। ये परिभाषा पक्का करती है कि जब भी लॉ में महीना या साल लिखा हो तो सब उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, के हिसाब से ही समझें। इससे किसी भी तरह के कंफ्यूजन या डिस्प्यूट से बचा जा सकता है, खासकर जब लंबी अवधि या एग्जैक्ट डेट्स की बात हो। कानूनी शब्दावली के कुछ अहम मोतियों को समझा, देखा कि सद्भावपूर्वक का मतलब सिर्फ अच्छी नीयत नहीं बल्कि सावधानी भी है। संशय देना का दायरा कितना फैला हुआ है। क्षति कैसे सिर्फ शारीरिक चोट नहीं बल्कि मन, इज्जत और संपत्ति का नुकसान भी हो सकती है। हाँ, और न्यायाधीश की पहचान सिर्फ पद से नहीं बल्कि उसकी शक्तियों से होती है। सही कहा। इन सभी परिभाषाओं से एक बात तो साफ है, कानून में शब्दों की एक्यूरेसी कितनी ज्यादा मैटर करती है। हर शब्द को बहुत सोच समझ कर डिफाइन किया गया है ताकि एम्बिग्विटी, मतलब अस्पष्टता, कम से कम हो। हमने देखा कि अवैध क्या है, कब कोई कुछ करने के लिए लीगली बाउंड होता है, और यहाँ तक कि महीने और साल की गिनती का बेसिस भी तय है। ये सब लीगल प्रोसेस को फेयर और कंसिस्टेंट बनाने के लिए जरूरी है। बिल्कुल। और ये सारी बातचीत एक दिलचस्प सवाल भी उठाती है, कानून की भाषा इतनी सटीक और तकनीकी होना जरूरी है ताकि न्याय हो सके, कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन क्या यही सटीकता और तकनीकी भाषा, जो आम बोलचाल से काफी अलग है, कभी-कभी आम इंसान के लिए कानून को समझना और उस तक पहुंचना मुश्किल भी बना देती है? क्या ये प्रिसाइजनेस एक तरह का बैरियर भी बन सकती है? ये सोचने वाली बात है।